कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। परमार बालचंद, काजल ठाकुर और सेम प्रतीक्षा जी, तुषारकांत जी, शहाबुद्दीन, रुक्मणी, मनोज कुमार, रमन कौर, ज्ञानेंद्र सिंह, नकुल, प्रेम गुप्ता और भी हमारे सभी दोस्तों को हमारी तरफ से आप सभी का दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना नाम भी टाइप कर दिया कीजिए, जिससे हम जान सके कि हमारे डेली लिसनर कौन है और उनका नाम लिखने में हमें कोई दिक्कत भी ना हो, क्योंकि आईडी में आपका नाम ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि हमने कुछ समय पहले एक स्टोरी दी थी जिसका नाम रीबॉट मिस्टीरियस क्यूट गर्ल था। वह स्टोरी पूरी नहीं हुई थी। उसे स्टोरी को पूरे करने के लिए हमारे पास कम से कम 200 से अधिक कमेंट आए हुए थे। इसलिए अब आपकी इतनी रिक्वेस्ट पर उसे स्टोरी को हम फिर से बना रहे हैं, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टोरी वही होगी, तो आप उसे सुनना बिल्कुल ना भूले। एपिसोड 16, रेहान ने बताया सच। ब्लू आई का अभी तक आपने सुना कि किया अपने ही कस में फंसी हुई थी, लेकिन रात में आए सपने की वजह से उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और अब वह रेहान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुबह का टाइम, रेहान को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मयंक और ऋषभ रेहान के पास ही बैठे हुए थे। तभी धीरे धीरे रेहान की आंखें खुलती है और रेहान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त कहाँ है। वह फिर से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और थोड़ी देर बाद फिर से अपनी आंखों को खोलकर अपने चारों तरफ देखा है। वह देखकर अब तो वह समझ चुका था कि वह अस्पताल में है, क्योंकि वह देख सकता था कि उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई है, और जैसे ही दूसरी तरफ अपना सर मोड़कर देखता है तो सामने मयंक और ऋषभ बैठे हुए दिखाई देते हैं। ऋषभ की नजर जैसे ही रेहान पर पड़ती है, वह जल्दी से उठकर खड़ा होकर रेयांश के पास आ जाता है और कहता है, भाई आपको होश आ गया, अब आप कैसे हैं? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? वह नॉन स्टॉप बोल ही जा रहा था। रेहान ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे घूर कर देखा। अब उसे समझ में आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह बिल्कुल से चुप हो जाता है। तभी मयंक जल्दी से बोलता है, रेहान तुम ठीक हो ना? अब कैसा फील कर रहे हो? रेहान ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग भी आराम कर लो, मुझे लगता है तुम सारी रात यहाँ बैठे ही थे। तभी मयंक कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ आराम से ही बैठे थे, पर तुम ठीक तो हो ना? तभी रेहान कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। तभी मयंक रेहान से पूछता है कि तुम्हें वहाँ किसने बचाया था? मयंक की बातें सुनकर रेहान के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर उन दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती है, क्योंकि रेहान बहुत ही कम मुस्कुराता था और ऐसी बातों पर तो वह कभी मुस्कुरा ही नहीं सकता था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में रेहान काफी भयानक हो जाता था, जिसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज रेहान को क्या हो गया है? वह इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहा है? कहीं चोट लगने की वजह से उसके दिमाग का स्क्रू तो नहीं ढीला हो गया? इस वक्त उन दोनों के दिमाग में यही बातें चल रही थी। आज वह दो बेवकूफों की तरह अपने दोस्त को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी रेहान के मुंह से निकलता है, ब्लू आई। उसकी यह बात सुनकर मयंक और ऋषभ भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रेहान के ब्लू आई का मतलब वह अच्छी तरह से समझ रहे थे। पर उन्हें एक जोरदार झटका ये लगता है कि यह ब्लू आई तो उसके सपनों की कल्पना है। तो फिर यह ब्लू आई क्यों कह रहा है?
तभी मयंक रेहान से फिर से पूछता है। उसे लगता है शायद उसने सुनने में गलती की है। रेहान, तुम्हें किसने बचाया था? रेहान इस बार फिर से मुस्कुराते हुए कहता है, ब्लू आई। इस बार मयंक को पक्का यकीन हो जाता है कि उसने सुनने में कोई गलती नहीं की है। पर क्या इसमें रेहान को ब्लू आई ने बचाया है? पर यह कैसे हो सकता है? रेहान की तरफ बड़े ही आश्चर्य से देखने लगता है। पूरे रूम में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। तभी कुछ देर की छुट्टी के बाद रेहान ने कहना शुरू किया। उसने उन्हें शुरू से सारी बातें बता दी। उसने ये भी बताया कि वह परछाई जो इतनी देर से लड़ रही थी, जिसे वह एक आदमी समझ रहा था, वह तो किसी लड़की की थी जो देखने में बिल्कुल किसी परी के समान सुंदर थी। वह एक अप्सरा थी जो इस धरती पर कहीं से आ गई थी। उसकी बातों को सुनकर वह सब अजीब नजरों से रेहान को देख रहे थे। तभी उसके दोनों दोस्त भी गेट पर खड़े उसकी यह बातें सुन रहे थे। वह दोनों जल्दी से अंदर आते हैं और कहते हैं, रेहान, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ऐसा भी कभी हो सकता है? कोई अप्सरा सी दिखने वाली लड़की, कोई फूल से भी कोमल, जिसे अगर छू लिया जाए तो उसकी त्वचा पर निशान पड़ जाएगा, वह एक साथ 150 आदमियों को एक ही बार में कैसे खत्म कर सकती है? यह जरूर तुम्हारा कोई भ्रम होगा। पर रेहान उनकी बातों को इनकार करते हुए कहता है कि यह मेरा कोई भ्रम नहीं है, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसी समय मेरे शरीर में जहर का असर काफी तेजी से हो रहा था, पर जब मैं उसे देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे शरीर में ठंडक आ गई हो। मेरा शरीर जो आग की भट्टी की तरह तप रहा था, वह बिल्कुल ठंडा पड़ गया। और यह सब मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है, यह मेरा कोई भ्रम नहीं है। तभी मयंक कहता है, और रेहान, तुम्हें पता है तुम्हें जहर दिया गया था? रेहान, हाँ। मैं अपना सर हिला देता है। मयंक बहुत ही आश्चर्य के साथ रेहान को देखा है। खान उसकी बातों को समझ जाता है। तब रेहान बताता है कि उसे धोखे से इंजेक्शन में उसे जहर को दिया गया था। जब तक मैं वह उसके बारे में जानता तब तक काफी देर हो गया था। तभी मयंक उसे बताता है कि वह जहर काफी पावरफुल था, उससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें एंटीडोट मिल गया था। सभी अचानक से एक साथ सबके मन में खटकता है, एंटीडोट। वह सब रेहान की ओर देखने लगते हैं। रेहान भी उसकी बातों का मतलब समझ रहा था। तभी उसे ध्यान आता है कि उसे लड़की ने उसके मुंह में कुछ लिक्विड सा डाला था। उसे सब समझ में आ जाता है कि वह लिक्विड एंटीडोट था, पर उसे लड़की को कैसे पता चला कि उसे जहर दिया गया था? इसका मतलब वह कोई डॉक्टर थी। तभी मयंक उससे कहता है कि नहीं, डॉक्टर ने हमें बताया था कि इस जहर को बिना टेस्ट किया नहीं जाना जा सकता है। टेस्ट के रिजल्ट आने पर ही इस जहर को हम जान सकते हैं, लेकिन जब तक इस टेस्ट किया जाता है तब तक उसे आदमी की सांस थम चुकी होती है। इसलिए इस जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तभी रेहान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो उसे लड़की को इस जहर के बारे में कैसे पता चला? तभी वहां पर सीनियर डॉक्टर आ जाते हैं, जो रेहान के अंकल भी थे और रेहान की बातों को सुन रहे थे, क्योंकि वह भी जाने को क्यूरोस थे कि यह एंटीडोट कहां से मिला रेहान को। वह बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजे के पास खड़े होकर रेहान की सारी बातें सुन रहे थे। अभी रेहान और उसके साथी किसी भी नतीजे पर पहुंचते उससे पहले ही उसके डॉक्टर अंकल अंदर आते हुए कहते हैं कि हाँ, यकीनन बिना टेस्ट के यहाँ कोई भी नहीं जान सकता कि यह जहर किसी को दिया गया है, पर यह उन पर नहीं लागू होता है जो एक मिरेकल डॉक्टर हो। सभी चौक पर डॉक्टर अंकल की तरफ देखने लगते हैं और सभी एक साथ रहते हैं। इसका मतलब वह लड़की एक मिरेकल डॉक्टर है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वह लड़की देखने में काफी कम एज की लग रही थी। अगर ध्यान से देखा जाता तो उसके आगे यही कोई 15-16 साल की थी। और एक मिरेकल डॉक्टर बनने में तो आपको पता ही होगा कितने साल लग जाते हैं, तो ये छोटी सी लड़की हो, ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता है। और जहां तक हमने सुना है, इस पूरी दुनिया में बस एक ही ऐसा मिरेकल डॉक्टर है जिसके लिए कुछ भी संभव है, जिन्हें हम सभी केआर के नाम से जानते हैं। और किसी भी इंसान के लिए उन तक पहुंचना असंभव है जब तक वह खुद न चाहे।
तो फिर ये लड़की कौन थी और उसे कैसे पता चला कि मुझे जहर दिया गया है? रेहान का अब दिमाग घूमने लगा था। क्या उन नीली आंखों में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? आखिर में वह है कौन? रेहान अपने मन को रोक नहीं पा रहा था उसके बारे में सोचने से। किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। सभी अपने अपने दिमाग के साथ एक अलग से दुविधा में पड़े हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एपिसोड 17। किया का इंडिया जाने की तैयारी। दूसरे दिन सुबह सुबह का वक्त था। किया जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है। वह देखी है कि सामने उसकी दोस्त डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाकर उसका इंतजार कर रही है। वह उसके पास जाकर रहती है, आज कंपनी जल्दी जाना है, हमें कंपनी का काम आज किसी भी तरह से खत्म करना है और कल इंडिया जाने की तैयारी करो। उसकी बात सुनकर लिया के हाथों से चम्मच गिर जाता है। वह अपने मुंह में जो खाना भरी थी उसे भरे हुए ही मुंह खोल पागल की तरह किया की तरफ देख रही थी। तभी अचानक किया अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखती है और फिर इशारे से पूछता है क्या हुआ? तब जाकर लिया अपने होश में आती है और अपनी हकलाती जबान में रहती है कि अभी अभी तुमने क्या कहा? क्या सच में मैं यही सुना? किया ने कहा हाँ सच में तुमने वही सुना जो तुम्हें सुनाई पड़ा। तो क्या तुम सच में इंडिया जाना चाहती हो? किया लंबी सांस खींचते हुए कहती है हाँ जाना तो पड़ेगा ही, अब वक्त आ गया है। आखिर में 7 सालों का लंबा इंतजार अब जाकर खत्म होगा। आखिर में मैंने इसी पल के लिए तो अपने आप को कठोर बनाकर रखा हुआ है। अब सही वक्त आ गया है उनके गुनाहों की सजा देने की। अब सही वक्त आ गया है उन्हें प्यार और विश्वास के अर्थ को समझने का। अब सही वक्त आ गया है कि विश्वास को तोड़कर चकनाचूर करने का। अब पता चलेगा कि अगर किसी का विश्वास टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। उन्हें भी तो पता चले जब अपने धोखा देते हैं तो वह दर्द कैसा होता है। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ, एक एक को गिन गिन कर उनके किए की सजा दूंगी। मेरी जिंदगी का यही तो एक मकसद है। आज तक मैं अपने इसी मकसद के लिए ही तो जी रही हूँ और जब वह वक्त आ गया है तो मैं पीछे कैसे रह सकती हूँ? इतना करते करते उसकी आंखों के सामने अपने पूर्व जन्म की कहानी एक बार फिर से एक दिल की तरह चलने लगती है और उसके आंखों में आंसू की एक बूंद आ जाती है। किया तुरंत उसे आंसू की एक बूंद को अपने उंगली में लेकर दूर झक देती है और कहती है अब इसका मेरे पास कोई काम नहीं, ना तो मेरे पास कोई इमोशन है और ना ही मेरे आंखों में कभी आंसू होंगे, क्योंकि इन आंसुओं को तो मैं कब का खत्म कर दिया है। कितना का कर वहां अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वही जब आंखें खोलता है तो वह बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। इस बीच लिया कुछ नहीं बोलता, वह चुपचाप बस उसे देखते ही रहती है। उसे नहीं समझ में आता कि वह क्या बोले। वह भी चुपचाप किया के साथ अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में जैसे ही पहुंचाते हैं चारों तरफ पूरा ऑफिस सन्नाटे में डूब जाता है, क्योंकि सभी को पता चल जाता है कि किया ऑफिस आ गई है। सब अपने काम में इस तरह से लगे हुए थे जैसे उनके सामने दूसरा इंसान हो ही ना। किया चुपचाप अपने लिफ्ट से अपने केबिन में चली जाती है और वहां जाकर अपने सारे पेंडिंग काम करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे माननीय का फोन आता है। किया अपने फोन की तरफ देखकर अपना फोन रिसीव कर लेती है और आराम से कहती है क्या बात है माने, कुछ हुआ क्या? मान्य कहता है नहीं किया दी, मुझे तो बस आपसे पूछना था कि आप इंडिया कब जाने वाली हैं। यह सुनकर किया की आंखें छोटी हो जाती है। वह इस टन में पूछता है ये जानकर तुम क्या करोगे? तब मान्य कहता है दीदी मैं कभी इंडिया नहीं गया हूँ, मुझे भी इंडिया आपके साथ जाना है। मैं इंडिया के बारे में बहुत सुना है, मुझे भी इंडिया देखना है, प्लीज आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना। उसकी बात सुनकर किया थोड़ी देर चुप रहती है और कुछ सोचने लगती है, फिर हाँ कहकर फोन काट देती है। उधर दूसरी तरफ माँ ने जब किया कि हाँ सुनता है तो वह खुशी से उछलने लगता है। दर्शन मान्य इंडिया देखने के लिए नहीं बल्कि किया के सुरक्षा के लिए उसके साथ जाना चाहता था। वह किया को अपनी बड़ी बहन मानता था और हमेशा उसके लिए परेशान रहता था। अब वह जान रहा था कि किया इंडिया जा रही है, जहां उसे कितना वक्त लगेगा यह उसे भी नहीं पता था और वह ज्यादा किया से दूर नहीं रहना चाहता था।
इसलिए उसने एक अच्छा सा बहाना ढूंढ लिया था और उसे पता था कि किया उसे मना नहीं करेगी। अगर वह उसकी सेफ्टी का कर उसके साथ जाता तो किया उसे अपने साथ कभी ना ले जाती, क्योंकि किया ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके कोई भी दोस्त परेशानी में पड़ जाए। दूसरी तरफ किया जल्दी जल्दी अपने 3 मीटिंग को अटेंड करती है। दिन भर में उसकी 4-5 मीटिंग थी। वह आज अपने सारे काम खत्म कर लेना चाहती थी और बच्चे कामों को वह अपने पार्थ भाई को शौक कर जाना चाहती थी, जिस पद को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। किया पूरा दिन काम में लगी रही, बाहर क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता था। दूसरी तरफ अपने माने बाबू तो ठहरे थोड़ा बिंदास स्टाइल के, अब तो वह किया के साथ जा रहे हैं। ये सोचकर ही वह 7वें आसमान पर उड़ रहे थे और इस चक्कर में उन्होंने बाकी के लोगों को भी जलाने के लिए फोन कर करके उसके इंडिया जाने वाली बात बता दी थी। उसकी बातों को सुनकर किया के सभी दोस्तों को बहुत तेज गुस्सा आता है। अमन जल्दी से अंश के पास फोन करता है और अंश जिया और निया को भी कॉन्फ्रेंस में ले लेते हैं। उधर ऐसा भी फोन से कनेक्ट हो जाती है। आप सभी मिलकर किया को कोस रहे थे। ईशा कहती है वह हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वह हमें भी ना बताएं, चुपके से इंडिया जाना चाहती थी ना, अब हम उसे बताएंगे। निया भी उसकी बातों में हम ही भरते हुए कहती है हाँ ऐसा तुम ठीक कह रही हो, आजकल यह हमसे अपनी बहुत सी बातें छुपाने लगी है, वह हमें कुछ समझती ही नहीं है, जैसे हम उसके दोस्त हैं ही नहीं और अकेले ही अपना सारा काम करती है। अंश भी उनके बातों में आर्मी भरते हुए कहता है हाँ अगर मान्य ने हमें ना बताया होता तो हमें तो पता भी ना चला, वह कब चुपके से इंडिया निकल जाती और हम यहाँ बैठकर राम नाम जपते रहते। अमन कहता है कि अब ये सब बातें बंद करो और सोचो कि हम कैसे उसके साथ इंडिया जाएंगे, क्योंकि वह तो हमें ले जाने से रही। तभी सब खामोश होकर सोचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ईशा चाहत कर कहती है आइडिया आया है, क्यों ना मैं किया से यह कह दूं कि मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई है और मुझे जल्दी से इंडिया जाना पड़ेगा। दादाजी की बात सोचकर किया भी मुझे मना नहीं कर पाएगी। तभी अमन मुंह बनाते हुए कहता है अरे वह पागल बंदरिया, तेरे पास बस इतना ही दिमाग था क्या? वैसे भी तेरे दिमाग में तो पॉपकॉर्न और सैंडविच ही भरा रहता है, तो तू सोचेगी कैसे? उसकी बातों को सुनकर ईशा खींच जाती है और चिल्लाते हुए कहती है वह गंदे तू किस बंदरिया का रहा है, तू मोटा गेंडा कहीं का, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी, आखिर मेरे प्लान में गड़बड़ी कहाँ है? तभी अमन उसे समझाते हुए कहता है अरे कम बुद्धि की बंदरिया, तू जी दादा की तबीयत का बहाना करेगी, वह दादा तो हमेशा ही किया के कांटेक्ट में रहते हैं, तो क्या किया उनसे पूछ नहीं लगी, और जब दादाजी उसे बता देंगे कि वह बिल्कुल ठीक है तो सोकिया तेरे साथ क्या करेगी? उसकी बातों को सुनकर तो अब ईशा को समझ में आता है कि वह क्या करने जा रही थी, फिर भी अब अपनी गलती तो वह मानने वाली नहीं थी, इसलिए मुंह बनाते हुए कहती है अच्छा ठीक है, चलो अगर तुम बड़े बुद्धिमान हो तो तुम्हारे पास कोई आइडिया हो तो बता दो। तभी मिया रहती है कि देखो अगर किया यहाँ नहीं रहेगी तो मेरा भी मन यहाँ नहीं लगेगा, वह जहाँ जाएगी मैं भी उसके पीछे पीछे ही जाऊंगी, इसलिए मैं तो पहले से ही अपने मानव से कह रखा था कि मेरा एडमिशन इंडिया में कर दो, अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि किया आज नहीं तो कल इंडिया जाएगी, इसलिए जब किया पूछेगी तो मैं अपनी माँ से हेल्प ले लूंगी और मैं बच जाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर तो सबकी आंखें छोटी हो गई और सबने एक साथ चिल्ला के कहा धोखेबाज कहीं की, मतलब तू अंदर ही अंदर तैयारी कर रही थी और हमें बताया भी नहीं कभी? जिया ने रोते हुए कहा अरे दुश्मन ना करे, दोस्त ने जो काम किया है जिंदगी भर का दर्द मेरे नाम किया है, ऐसा कहकर झूठ झूठ का रोने का नाटक करने लगती है। उसकी नौटंकी देखकर तो सभी अपना मुंह बना लेते हैं और फिर अपना कॉल कट कर देते हैं। किया ऑफिस से अपना काम निपटाकर जल्दी से अपने फार्म हाउस की तरफ निकल जाती है। जैसे ही उसकी गाड़ी उसके फार्म हाउस के आगे रुकती है तो हेड कैट बॉडीगार्ड जाकर जल्दी से उसके घर का गेट खोलते हैं और जैसे ही किया बाहर आती है वो दोनों उसके आगे अपना सर झुका लेते हैं। किया उन्हें हाथ दिखाकर फार्म हाउस के अंदर चली जाती है।
वह वहां जाकर नीचे बने बेसमेंट में जाती है जहां पर पहले से ही उसका राइट हैंड पासा खड़ा था। उसके बगल में ही शंकर भी खड़ा था। ये दोनों किया के लिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काम करते थे। किया को अंडरवर्ल्ड में किसी ने नहीं देखा था। अगर वह जानते थे तो बस पास और शंकर को। उन्हें इतना पता था कि पैसा और शंकर क्वीन के राइट हैंड है और क्वीन के सारा काम यही लोग देखते हैं, इसलिए कभी कोई इन दोनों से पंगा लेने की भूल कर भी कोशिश नहीं करता था। पास और शंकर की उम्र लगभग 30 से 32 साल की थी। ये दोनों ही किया को अपनी छोटी बहन के तरह मानते थे और हमेशा उसकी हिफाजत करते थे। एक तरह से कहा लिया जाए तो उनके रहते किया को कभी कोई खतरा महसूस नहीं होता। ये हर समय परछाई की तरह इसकी हिफाजत करते हैं। तभी किया उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और पास की तरफ देखकर कहती है, क्या इसने कुछ कहा? पास न में अपना सर हिला देता है। किया फिर दूसरी तरफ अपना सर घूमकर देखती है तो सामने रस्सियों से एक आदमी को उल्टा लटका कर रखा गया था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान लगे हुए थे। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उसके हाथों को तोड़ दिया गया था जिससे वह नीचे की ओर बेजान सा लटक रहा था। उसके मुख की कुछ चिड़िया निकाल कर झूल रही थी। उसके शरीर का भी यही हाल था। जगह जगह काटने के निशान थे और जिस जगह पर वह उल्टा लटक रहा था वहां जमीन पर ढेर सारा खून बहा हुआ था। उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, इसके बावजूद उसने अपना मुंह नहीं खोला। अब किया को पता चल गया था कि यह मर भी जाएगा तो भी मुंह नहीं खुलेगा, तो वह इसे रखकर अपना सर दर्द नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने तुरंत अपने जेब से बंदूक निकाल और उसके मांथों के बीचों बीच शूट कर दिया। से ऐसा करता देख शंकर ने बोला कि आपने उसे मार क्यों दिया? अगर हम उसे जिंदा रखते तो उन लोगों को कंट्रोल कर सकते थे। तभी किया ने हाथ दिखाते हुए शंकर से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि उन लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर इसकी फिक्र होती तो अब तक वह इसे छुड़ा चुके होते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए यह उनके लिए बिल्कुल बेकार था। जो बात इसे नहीं पता थी, इसे तो यही उम्मीद था कि वह इसे छुड़ा लेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा उम्मीद देकर किसी को नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने इसे मुक्ति दे दी, वरना बेचारा पता नहीं कितने दिन तक उम्मीद में ही जीत रहता और अंत में जब इसे पता चलता तो इसे बहुत तकलीफ होती, इसलिए मैंने इस तकलीफ से आजाद कर दिया। उसकी बातों को सुनकर पैसा और शंकर दोनों अजीब तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी किया उन्हें एक डेविल स्माइल देती है और कहती है कि मैं कल इंडिया जा रही हूँ। उसकी बातों को सुनकर वह दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? तभी किया रहती है कि यह जल्दी नहीं है, ये तो बहुत वक्त हो गया है। पूरे 7 साल मैं इंतजार किया है, ये तुम्हें जल्दी कैसे लग रहा है? ये 7 साल तो मेरे लिए एक बहुत लंबा वक्त था। उसकी बातों को सुनकर वह चुप हो जाता है। वह जानता था कि इतना लंबा इंतजार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान तो अपने गुस्से की आग में तुरंत ही सब कुछ बर्बाद कर देता है, तो जिसने इतना लंबा इंतजार किया है उसके अंदर कितना गुस्सा भरा होगा। और उसने किया को पाल पाल उसे गुस्से को बढ़ते हुए देखा है। उसने देखा है कि किया किस तरह से हार्ड ट्रेनिंग करती थी। किया के साथ ही ये लोग भी ट्रेनिंग किया करते थे, पर ये तक के रुक जाते थे, लेकिन किया कभी थक कर रुकती नहीं थी। तभी पासा किया से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। किया उसे देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे चलने की जरूरत है? पास हाँ में सर हिला देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। किया उसकी तरफ देखने लगती है तो पैसा कहता है कि तुम मेरी बात से कहीं अधिक मेरी छोटी बहन हो। एक भाई को अपने बहन की चिंता तो लगी ही रहती है, इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। किया उसकी टेंशन को समझ सकती थी, इसलिए वह हमें सर हिला देती है और यहाँ सब कुछ खत्म करके वह वहां से चली जाती है। जब वह अपने बिल्ला पहुंचती है तो वह देखी है कि लिया वहां जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, क्योंकि वह सुबह ही इंडिया के लिए निकलने वाले थे। जैसे ही लिया देखी है कि किया आ गई है तो वह तुरंत उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे रहती है कि चलो डिनर कर लो, काफी रात हो गई है, आराम भी तो करना है। किया उसे 10 मिनट का कर अपने रूम में चली जाती है।
और अपने ड्रेस लेकर चेंज करने चली जाती है। वह वॉशरूम में जैसे ही अपने मुंह को धुलती है, सामने आईने में अपना चेहरा देखने लगती है। वह देखी है कि वह क्या कैसी है। आज उसे अपने चेहरे पर कोई इमोशन नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सुनी थी, वह बिल्कुल भाव सुन्नी थी। वह मन में सोचती है कि एक वक्त ऐसा था कि मैं कितनी ज्यादा मासूम थी। मैं अपनों के प्यार के लिए तरस रही थी, उनके आगे पीछे दिन भर घूमा करती थी कि शायद वह भूल कर भी मुझसे थोड़ी सी प्यार भरी बातें कर ले, पर उन लोगों ने मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंचा दी। मैं अपने हर दर्द का बदला उनसे लेकर रहूंगी। इसी तरह वह सोचते हुए कुछ देर आने की तरफ एक तक देखते रहती है। फिर अचानक से अपने सेंस में वापस आती है और कपड़े चेंज कर तुरंत बाहर निकल जाती है। जब वह हॉल में आती है तो देखी है कि लिया उसके लिए डिनर लग रही थी। बलिया के पास जाकर पूछता है, सारे काम पूरे कर लिए हैं? नालिया हाँ में जवाब देती है। तब वह कहती है कि ठीक है, हम सुबह के लिए निकलेंगे, इसलिए खाना खाकर जाकर आराम करो। दोनों बैठकर एक साथ अपने काम के बारे में डिस्कशन करते हुए खाना खाती हैं और फिर सोने के लिए निकल जाती है। किया अपने रूम में आकर अपने बेड पर सो जाती है और जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने रेहान का चेहरा आ जाता है। से अपनी आंखों को खोल लेती है और अपने आप में ही बोलती है कि कौन हो तुम? क्यों इस तरह से मेरे दिमाग में बार बार चल रहे हो? क्या मैं तुम्हें बचाकर कोई गलती कर दी है या फिर तुम्हें बचाकर मैं कोई बहुत अच्छा काम किया है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में बार बार तुम मुझे क्यों इस तरह से दिखाई पड़ रहे हो? ये तुम्हारी आंखें क्यों मुझे किसी अपनों की याद दिलाती है? अब तो तुम्हारे बारे में मुझे जानना ही होगा। मैं जब तक तुम्हारे बारे में नहीं जान लूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। और इसी तरह सोचते सोचते कुछ देर बाद उसकी आंखें लग जाती है और वह गहरी नींद में सो जाती है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, ये जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 18, किया का इंडिया पहुंचना। अभी तक आपने पढ़ा कि किया इंडिया जाने के लिए यहाँ के सभी पड़े पेंडिंग काम को पूरा करती है और नेक्स्ट डे इंडिया के लिए निकल जाती है। उसके साथ ही उसके कुछ दोस्त भी इंडिया आते हैं। अब आगे दूसरे दिन सुबह किया जल्दी से अपना सारा काम खत्म करती है और वह अपनी टीम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वजह से ही एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो वह देखी है कि पास वहां खड़ा हुआ है। वह उसी का इंतजार कर रहा था। हालांकि पास के साथ शंकर भी आना चाहता था, लेकिन यहाँ का काम कौन संभालेगा, ये कहकर पाशा ने उसे यही रोक दिया था। अब पास आओ वहां अपने गार्डन के साथ खड़ा था। वही किया अपने गार्ड्स के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। तभी वहां अचानक से अंश और निया पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर किया की आंखें छोटी हो जाती है और वह अपनी घूरती हुई नजरों से देखकर उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तो किया को देखकर वह दोनों सक पका जाते हैं, फिर अपने दांत दिखाते हुए बोलते हैं, वो हमें माँ ने बुलाया था तो हम दोनों जा रहे थे। हमने सोचा था कि तुम्हें बता देंगे, पर हमें यह नहीं पता था कि तुम भी जा रही हो। तभी किया उनकी तरफ घूर कर देखते हुए बोलती है कि पर तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ? अब तो दोनों की सृष्टि पिटी गुन हो जाती है। वो तो अपने बातों में ही फंस जाते हैं, क्योंकि किया ने तो अभी किसी को नहीं बताया था कि वह कहाँ जा रही है। फिर इन्होंने सफाई इस बात की थी। तभी वह हकला कर कुछ कहना चाहती है। वह कुछ कहती कि इससे पहले माँ ने वहां पहुंच जाता है और वह हकिया के पास जाकर उसे जोर से हक कर लेता है। किया मन में सोचती है, मैं तो इस पागल लड़के से परेशान हो जाती हूँ। ये लड़का दूर से बात क्यों नहीं करता है, जब देखो तब जाकर चिपकने लगता है। वह मान्य को घर कर देखती है और उसे इशारे में ही मान्य को उसे छोड़ने के लिए कहती है। जब मान्य उसका इशारे समझता है तो वह देखता है कि वह क्या कर रहा है। वह अच्छे से जानता था कि किया उससे बहुत प्यार करती है, पर उसका इस तरह से आकर उसके गले लग जाना किया को पसंद नहीं आता है। लेकिन मान्य बार बार वही काम करता है।
जिससे अब किया की भी आदत हो गई थी, वह उसे चाहे जितना भी डांटे पर वह जाकर उसके गले से जरूर लगेगा। वह इसकी बातों को इग्नोर कर देती है और फिर सभी अपने प्राइवेट जेट की तरफ चल देते हैं। किया के साथ ही किया के 100 से भी अधिक बॉडीगार्ड थे जो एक ही जेट में ना आते, इसलिए वह दूसरे जेट से आ रहे थे। अब उनकी उड़ान भर जाती है। इंडिया के लिए प्लेन के अंदर बैठे हुए किया अपने मन में सोचती है, इन 7 सालों में सब कुछ बदल गया होगा। क्या यही 7 सालों में वह लोग सुधर गए होंगे या उनकी आदतें ऐसी ही होगी, जब मैं वहां जाऊंगी तो वह लोग मुझे देखकर खुश होंगे या उन्हें फिर से तकलीफ होगी। अजीब अजीब सी बातें किया के मन में इस वक्त चल रही थी, जिसके बारे में उसे खुद नहीं अंदाजा था। वह अपना सर तक कर सो जाती है। इंडिया की धरती पर जैसे ही उनका प्लेन लैंड होता है, किया का दिल एक अजब एहसास से भर जाता है। कहाँ थे जहाँ उसके अपने रहते थे, और यह वही जगह थी जहाँ उसके अपनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। ये वही जगह थी जहाँ उसे कभी इतना सुकून मिलता था कि वह अपनी जिंदगी को आराम से जी रही थी। और फिर एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ छोड़कर उसे अपने इस प्यारी धरती से कितना दूर जाना पड़ा। एयरपोर्ट पर जैसे ही किया का जेट वहां लैंड होता है, काफी ढेर सारे बॉडीगार्ड वहां जाकर तभी किया अपने जेट से बाहर आती है। किया ने अपने पूरे शरीर को ब्लैक सूट से कर रखा था। उसने अपने चेहरे पर भी ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा था। सर पर टाइप थी जिसमें उसके बाल छुपे हुए थे। कोई उसे देखकर यह नहीं बता सकता था कि वह एक लड़का है या लड़की है। किया जैसे ही नीचे उतरती है और अपने पर जमीन पर रखती है तो वह अपने दोनों बाहें फैलाकर कहती है, वेलकम टू इंडिया। नाउ एवरीवन स्टार्ट काउंटिंग देयर डेज बिकॉज आई हैव कम टू टेक रिवेंज फ्रॉम एवरीवन वन बाय वन। इतना कहकर वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद अपने कदम एयरपोर्ट से बाहर की ओर बढ़ा देती है। वह चारों तरफ से बॉडीगार्ड से घिरी हुई थी, इसलिए उसे कोई देख नहीं पा रहा था। बस लोगों को इतना पता चला था कि कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी पर्सन यहाँ आया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ इतनी सिक्योरिटी रखी गई है। इसी वजह से एयरपोर्ट के आधे से ज्यादा एरिया को खाली कर दिया गया था। रिपोर्टर वहां कैमरा लेकर पहले से ही तैयार थे। वह जानना चाहते थे कि आखिर में ये कौन आ रहा है, पर वहां उन्हें गार्ड के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। एयरपोर्ट के बाहर लग्जरियस गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। किया वहां जाकर बीच वाली गाड़ी में बैठ जाती है। पिया के साथ ही लिया भी इसके बगल में ही बैठ जाती है। बाकी सभी भी आगे पीछे वाली गाड़ियों में बैठ जाते हैं और अब गाड़ी अपने मेंशन की तरफ रवाना हो जाती है। पिया ने पहले ही यहाँ एक बहुत बड़ा सा विला शहर के सबसे बड़े वीआईपी एरिया में खरीद रखा था और यह सब अब वही जाने वाले थे। या नहीं आने से पहले अपने दादाजी को अपने आने की खबर दे दी थी। आज उसके दादा बहुत ही ज्यादा खुश थे कि चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वह आज कितना खुश हैं। इस खुशी को देखकर सिया कपूर से रहा नहीं जाता तो वह चीते ही पूछ ही लेती हैं कि आखिर में आज पापा जी आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं। उनका इतना पूछना ही था कि दादाजी का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। वह मन में ही मन में सोच, क्या इसको मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है, जो ये जानने के लिए परेशान है कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। फिर उन्होंने अपना मुंह बनाया और कहा, क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए, क्या मुझे हर पल दुखी रहना चाहिए, तुम यही चाहती हो। उनकी बातों को सुनकर सिया हड़बड़ा जाती है और करती है, अरे नहीं नहीं पापा जी, मेरा मतलब यह नहीं था। वह आज आप मुझे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने सोचा शायद कंपनी में कुछ बड़ा हुआ होगा जिससे आप इतना खुश हैं। किया के दादा मन में सोचते हैं कि इस लड़की औरत को बस पैसों की ही पड़ी रहती है, इसके अलावा तो इसे कुछ सोचता ही नहीं। और वह उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें छोटी कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस व्यवहार को देखकर सिया कपूर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने कंधे उसका देती है और वहां से चली जाती है। उधर तारा रजत के साथ घूमने गई हुई थी, क्योंकि अब किया नहीं थी तो सर इस बात का पूरा फायदा उठा रही थी कि वह रजत को अपने प्यार के झांसी में फंसा ले। अगर रजत उससे प्यार करने लगेगा और वह रजत से शादी कर लेगी तो वह रजत के पूरे प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी। यही सब सोकर तारा हर वक्त रजत के पीछे पड़ी रहती थी।
और रजत के पास भी अब कोई दूसरा नहीं था, तो वह तारा के साथ ही अपना टाइम पास करता था। दूसरी तरफ अस्पताल से रेहान को डिस्चार्ज कर वह सब रेहान को लेकर इंडिया के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि रेहान का इस वक्त ऐसे जख्मी हालत में वहां रहना ठीक नहीं था। रेहान की बच जाने की खबर सुनकर उसका दुश्मन काफी बौखलाया हुआ होगा और वह रेहान पर फिर से कब हमला कर दे इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। यही सब सोते हुए ओम शिवाय और मयंक ने रेहान को इंडिया लेकर आना ही सही समझा। फरहान को डिस्चार्ज कर तुरंत अपने प्राइवेट जेट से इंडिया के लिए निकल जाते हैं और यहाँ इंडिया पहुंचकर शहर से आउटसाइड में बने अपने विला में चले जाते हैं। इस विला में सिर्फ रेहान और उसके दोस्त ही आया करते थे। ये जंगल साइड होने की वजह से यहीं पर उन्होंने अपना डार्क रूम बना रखा था, जहां पर वह अपने दुश्मनों को पढ़कर टॉर्चर किया करते थे। वही जब किया अपने मेंशन पहुंच जाती है तो वह सभी को अपना सामान सेट करने के लिए कहती है और खुद भी अपने ऑफिस के काम में लग जाती है, क्योंकि अब यहाँ इंडिया जाकर उसे इंडिया में पहले अपने बिजनेस को भी तो देखना था, जिसकी तैयारी वह अभी से ही शुरू कर देती है, क्योंकि अब कल उसे अपने ऑफिस जाकर देखना था कि उसके गैर मौजूदगी में यहाँ किस तरह से कम होता है। फिलहाल इंडिया के ऑफिस को उसके विश्वास पात्र मैनेजर संभाल रहे थे। किया सोचती है कि सबसे पहले वह अपने दादाजी से मिले। 7 साल हो गए थे उसे अपने दादाजी से मिले। किया को अपने दादाजी की बहुत याद आती थी, पर वह अपने दादाजी से कभी मिलने नहीं आती थी। वह जानती थी कि अगर वह अपने दादाजी से मिलने आएगी तो वह कमजोर पड़ जाएगी, जो ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी। तो आप दोस्तों आगे एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए हमारी स्टोरी में बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 19, किया का भेष बदलना। सुबह का वक्त किया सुबह उठकर जल्दी एक्सरसाइज करने चली जाती है। 2 घंटे बाद आकर वह जल्दी से तैयार होने लगती है, क्योंकि आज उसे अपने दादाजी से मिलने भी जाना था। वह दादाजी से मिलने के बाद ही अपने ऑफिस जाने वाली थी, इसलिए वह सोचती है कि सुबह जल्दी उठकर वह अपने दादाजी से मिले। अब तक उसके दोस्त भी उठ चुके थे। पाशा भी एक्सरसाइज करके तैयार हो चुका था, क्योंकि वह किया के साथ ही जाने वाला था। वैसे पैसा किया के साथ तो न रहता, वह उसे छुपाकर पीछे से प्रोटेक्ट करता, जिससे कोई भी उसे ना देख पाए। किया अपने दोस्त अंश और निया को उसके घर जाने के लिए कह देती है, क्योंकि वह जानती है कि विनोद अंकल और नीलम आंटी बहुत वक्त से अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं। मिया के पूछने पर कि वह साथ नहीं चलेगी क्या, वह अभी के लिए मना कर देती है और बताती है कि वह बाद में आ जाएगी। फिलहाल अभी के लिए वह दोनों ही चले जाएं। उसकी बातों को सुनकर वह दोनों हाँ कर देते हैं। अब सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उसके बाद अंश और निया अपने घर के लिए निकल जाते हैं और किया भी अपने दादा से मिलने जाने के लिए निकल जाती है। पर किया अपने दादा से मिलने से पहले अपना एक मेकअप करती है, जिसमें वह डार्क कलर से अपने चेहरे को कर लेती है। वह ऐसा इसलिए करती है कि वह नहीं चाहती थी कि इस बार उसकी खूबसूरती को देखकर तारा और रजत उसे किसी भी तरह से परेशान करें, क्योंकि किया देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसे पर भी उसकी वह ब्लू आई उसके चेहरे पर 4 चांद लगा देती थी। उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि एक पल को कोई उसे देख ले तो बस देखता ही रह जाए। शायद उसे देखने के बाद उसे व्यक्ति को दुनिया की कोई और लड़की अच्छी ही ना लगे। एक बार जो उसे देख लेता था वह उसे पाने की इच्छा अपने मन में बैठा लेता था। इसी की वजह से पिछले जन्म में उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा था, पर इस जन्म में वह ऐसा कुछ नहीं होने देने वाली थी। पिछले जन्म में तो वह काफी मासूम थी, लेकिन इस जन्म में मासूमियत तो दूर दूर तक उसके अंदर कहीं दिखाई ही नहीं देती थी। इसकी हकीकत अगर लोग जान जाए तो उसके सामने जाने से भी डरे। वह साक्षात किसी मौत की देवी से काम नहीं थी। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद वह अपने इस घर पहुंच जाती है, जहां पर उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई हुई थी। जैसे ही घर के सामने उसकी गाड़ी रुकती है,
वह अपनी गाड़ी से उतरती है और सामने उसे बड़े से घर को देखकर उसकी आंखों में कई तरह के जज्बात आकर चले जाते हैं। वह कैसे भूल सकती थी कि इसी घर में उसने अपना बचपन बिताया था, इसी घर को उसने अपना माना था और यही के लोगों ने उसे पल भर में पराया कर दिया। वह कैसे भूल सकती थी कि यही वह जगह है जहां से उसकी जिंदगी मौत की तरफ बढ़ गई थी और अंत में उसे क्या मिला, सिर्फ मौत। वह अपने ख्यालों को झटक कर आगे की ओर बढ़ जाती है और जैसे ही घर के अंदर अपने कदम रखती है वह एक पल के लिए वहां दरवाजे पर ही ठहर जाती है। वह अपनी नजरें उठाकर चारों तरफ देखती है। ये घर आज भी वैसा का ही वैसा है, बस यहाँ की कुछ चीज बदल गई हैं। पुरानी चीजों की जगह पर अब नई चीज रख गई हैं। वह एक बार चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ाती है, तभी सामने हाल में उसे एक काफी बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ दिखा। वह देखने से काफी ज्यादा बीमार दिख रहा था, उसके सारे बाल पके हुए थे, उसके शरीर में जैसे जान नहीं थी, वह बिल्कुल हड्डियों का ढांचा दिख रहा था। उसे समझ में नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन है, क्योंकि अभी तक उनकी पीठ उसकी तरफ थी। आदमी को देखते हुए उसकी ओर बढ़ गई, क्योंकि उसे आदमी के अलावा इस हाल में अभी कोई नहीं था। जैसे ही वह आदमी की तरफ बढ़ रही थी, उसके कदमों की आहट सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही कदमों की आहट सुनकर उसकी ओर मुड़ा, वह अपने सामने एक लड़की को देखकर कुछ देर उसे ध्यान से देखा है, फिर वह इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। किया जैसे ही सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं वह एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, उसके अपने प्यारे दादा अरविंद कपूर थे। अपने दादा को इस हाल में देखकर किया के दिल में बहुत ही दर्द उठा। वह जल्दी से अपने दादा के पास गई और उनके गले से लग गई। उसके दादा भी अपने पोती को इतने दिनों बाद गले से लगाकर बहुत खुश हो गए। अब जाकर उनके दिल को एक सुकून मिला। आज वह अपनी पोती को देखकर इतनी खुश थी कि मानो अब उनकी जान भी निकल जाए तो उन्हें कोई गम नहीं। वह उसे गले लगाए ही फफक कर रो पड़े और उसे अपने शिकायती लहजे में कहने लगे, बच्चा, तुम्हें अपने दादा की याद कभी नहीं आई क्या? तुम अपने दादा को एक बार भी देखने नहीं आई? मैं ही जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा हूँ। तुम्हें देखकर आज मेरे दिल में सुकून आया है। दादाजी प्यार से अपने उसे प्यारी बच्ची का कर सहलाने लगते हैं, जिसे देखकर आज उनकी आंखों में सुकून नजर आ रहा था। किया ने अपने दादा की हालत देख तो बिना पूछे उनसे रह ना सकी। दादाजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? आप तो पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे। उसे याद है था कि उसके दादा काफी हटे कट्टे और बिल्कुल जवान दिखते थे। वह 50 के होते हुए भी 40 के दिखते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह अपनी उम्र से 20 साल ज्यादा के दिख रहे हैं और वह इतने कमजोर हो गए। तभी दादा ने उसे फिक्र न करने को कहा, पर क्या अब कहाँ मानने वाली थी। उसे तो जानना था कि उसके दादा ऐसे कैसे हो गए हैं। आखिर में वह एक बड़ी डॉक्टर है, वह अपने दादा को इस हालत में कैसे देख सकती है। किया के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसके दादा उसे बताते हैं कि 2 साल पहले उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वह 2 महीना तक अस्पताल में एडमिट थे। काफी दवाई होने के बावजूद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तो उनके बेटे और बहू ने उन्हें ये कहकर हॉस्पिटल से वापस घर ले आया कि घर पर चलकर वह सही से रह पाएंगे और वह दवाई के बल पर अभी तक जिंदा है। ये बात सुनकर किया को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वह इतनी बड़ी डॉक्टर है और उसके दादा किसी ऐसी बीमारी को झेल रहे हैं जिसकी कोई इलाज ही नहीं है। अपने दादा को पूरी तरह से एग्जामिन करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दादा को कहा कि वह उनका पूरा टेस्ट करेगी और पता लगाएगी कि उनका क्या हुआ है। हालांकि अभी तक किया को अपने दादा को देखकर यह पता चल गया था कि उन्हें क्या हुआ है, पर अभी वह पूरी तरह से श्योर नहीं थी। अभी वह दादा और पोती बात ही कर रहे थे कि उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर किया ने देखा तो यह और कोई नहीं, तारा थी। तारा को देखते ही किया के तन बदन में आग लग गई। वह कैसे भूल सकती थी कि यह वही घटिया लड़की है जिसने जलन की वजह से उसे इतनी दर्द भरी मौत दी थी। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी खूबसूरती को देखकर वह इतना जला करती होगी।
दुनिया में बहुत से खूबसूरत लोग हैं पर कभी किसी को देखकर किसी को इतनी जलन नहीं होती थी जितना अपनी खुद की बहन को देखकर इसे हुई थी। वह तो इस दिल से अपनी बहन मानती थी, पर इसने उसके साथ क्या किया ये सब सोकर उसकी मुट्ठी काश जाती है। उसकी आंखों में मानो खून उतर जाता है। वह उसे अभी ही इसी वक्त जान से मार देना चाहती थी, पर वह ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे उसे इतनी आसान मौत मिले। आखिर में उसे अपने हर दर्द का एहसास भी तो करना है। उसे एहसास दिलाना है कि जब कोई अपना किसी के साथ ऐसा करता है तो कितनी तकलीफ होती है। तभी तारा अपने हाथों में 3-4 शॉपिंग बैग लिए हुए अंदर आती है। वह पूरी रात अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी कर रही थी और अब जाकर सुबह वह अपने घर आई थी। अंदर आती है तो जैसे ही किया के ऊपर उसकी नजर जाती है तो वह उसे देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लेती है और उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके अपने दादाजी से पूछता है, यह गांव की गवार बहन जी कौन है? उसकी बात को सुनकर उसके दादाजी अपनी भाव में चढ़ा लेते हैं। वह उसकी प्यारी पोती को कैसे ऐसे बोल सकती है। तभी उसके दादाजी किया की तरफ ध्यान से देखते हैं। वह तो एक देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं कि उसकी फूल सी प्यारी बेटी इस तरह से कैसे लग रही है। अभी तक तो वह अपने उसे प्यारी सी बच्ची के आने की खुशी में उसके लुक को देखना ही भूल गए थे। उन्होंने अभी तक ना तो किया के पहनावे को देखा था, ना ही किया के रंग को देखा था। वह तो बस अपनी प्यारी बच्ची को ढेर सारा प्यार करना चाहते थे, अपने इतने दिनों की बेचैनी को दूर करना चाहते थे। इस लोक में देखकर किया को उसके दादाजी काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी परेशान आंखों से किया की तरफ देखते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह आंखों ही आंखों से उससे पूछ रहे हैं कि यह सब क्या है। किया देखी है कि उसके दादाजी उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। वह अपने आंखों से ही इशारा करके सब कुछ ठीक होने का बताती है। किया के इस तरह सांत्वना देने से दादरी समझ जाते हैं कि जरूर कोई बात है, इसलिए वह तारा के सामने कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझते हैं और तारा की तरफ एक नजर देखकर अपने कड़े आवाज में बोलते हैं, ये लड़की तुझको तमीज नहीं है क्या? किसी घर आए मेहमान के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। किया के दादाजी तारा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वह इस बात से उसे पसंद नहीं करते थे कि वह आकर किया की जगह ले ली है, बल्कि वह तारा को इस बात से पसंद नहीं करते थे। तारा का नेचर बहुत ही खराब था। इसके साथ ही तारा कभी किसी की इज्जत नहीं करती थी और दादाजी की तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, जिस वजह से दादाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दादाजी की बातों को सुनकर तारा अपना मुंह बना लेती है और कहती है कि इस तरह की बहन जी को और क्या कहना चाहिए। वह किया को नीचे से ऊपर तक अपनी घृणा भरी नजरों से देखती है। किया ने एक ढीला डाला कुर्ती पहन रखा था, साथ में पैरों में ढीला सा जीन्स था, जिसके वजह से किया बड़ी अजीब सी लग रही थी। और उसी के साथ उसने अपना मेकअप भी करके खुद को सांवला बना लिया था। भले ही उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, पर उसने इस तरह से मेकअप किया था कि उसे देखकर बिल्कुल ही कोई ना पहचान सके कि वह कहीं से भी खूबसूरत है। अपने हाथों पर भी सांवले कलर का ही पेंट लगा रखा था। ये कलर ऐसा था कि अगर पानी से भी धुल जाए तो यह आसानी से नहीं निकल सकता था। तभी दादाजी तारा को डांटे हुए कहते हैं कि यह तुम्हारी बहन काया है। दादाजी की बातों को सुनकर तो एक बार तारा का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे यकीन नहीं होता है कि किया फिर से उसकी जिंदगी में लौट आई है। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि किया हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाए, पर यह क्या, ये तो बिल्कुल उसकी सोच के विपरीत ही हो गया। अभी तारा की शादी रजत से नहीं हुई है। अब तारा को डर लगने लगा कि कहीं किया रजत को फंसा ना ले। लेकिन एक बार किया की तरफ देखते हुए उसका डर थोड़ा सा काम हो गया, क्योंकि उसे पता था कि रजत कभी उसकी बहन जी टाइप की लड़की को पसंद नहीं करेगा। फिर भी तारा को किया के ऊपर भरोसा नहीं था। अब उसे जल्दी ही कुछ करके किया को यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना उसका पूरा का पूरा प्लान धारा का धारा ही रह जाएगा। वह अभी यही सब अपने मन में सोच रही थी। तभी किया की प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है, क्या तुम अपनी बहन से मिलना नहीं पसंद करोगी?
किया की बात को सुनकर तारा अजीब सा अपना मुंह बना लेती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मानो अपने सामने किसी गंदी चीज को देख रही हो। अब उसे घमंडी लड़की को क्या पता था कि जिसे वह खराब और गंदा समझ रही है वह तो कोहिनूर का हीरा है, बस सही वक्त आने की देरी है। तारा एक फीकी मुस्कुराहट के साथ रहती है। क्यों नहीं, अब आखिर में तुम इतने दिनों बाद आ ही गई हो तो तुमसे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल अभी मैं थक गई हूँ तो अभी मैं अपने रूम में जाती हूँ, बाद में आकर तुमसे मिल लूंगी। इतना कहकर वह अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। अभी उसे गए कुछ देर हुआ था कि नहीं, तभी वहां पर किया की माँ सिया कपूर आ जाती है। वह हाल में जैसे ही इंटर करती है वह अपने सामने एक सांवली सी लड़की को देखकर रुक जाती है और उसे बड़ी अजीब नजरों से देखने लगते हैं। वह उसे देखकर पहचान की कोशिश कर रही थी कि क्या वह इस लड़की को जानती है। फिलहाल अभी उनके दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं आया कि वह इस लड़की को जानती हो। फिर उन्होंने सोचा हो सकता है कोई चंदा वगैरह लेने आई हो। इतना सोचकर वह आगे बढ़ जाती है और सीधे जाकर उसे लड़की के पास खड़ी हो जाती है। फिर उससे पूछता है कि बोलो क्या काम है तुम्हें, यहाँ क्या करने आई हो। उसकी यह बात सुनकर दादाजी की भाभी सिकुड़ जाती हैं। वह सिया की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम अपनी तहजीब भूल गई हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी का इसी तरह से स्वागत करना चाहिए जबकि तुम्हारी बेटी इतने सालों बाद इस घर में वापस आई है? दादाजी का इतना कहना ही था कि सिया कपूर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह बिल्कुल आश्चर्य के साथ उसे लड़की को देखते हैं जो किसी बहन जी टाइप की दिख रही थी। वह उसकी और अपनी उंगली दिखाकर कहती है कि क्या ये किया है? उसकी बातों को सुनकर दादाजी बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं और अपने कड़क आवाज में रहते हैं, वह क्या बात है जिसे इतनी सालों से पल तुम उसे पहचान भी नहीं पा रही हो? आखिर में पहचान होगी क्यों? अब तो तुम्हें तुम्हारी असली बेटी मिल गई है तो तुम इस नकली बेटी को कैसे पहचान सकती हो? दादा की बातों को सुनकर मैसेज सिया कपूर अपने सेंस में वापस आती हैं और एक फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए दादरी से कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह इन्हें हम देखकर पहचान नहीं पाए थे। आखिर में गांव में रहकर यह बिल्कुल गांव जैसे ही दिख रही है। इन लोगों को यह नहीं पता था कि किया कहाँ रहती थी। वह तो बस यही जानते थे कि दादाजी किया को अपने भाई के पास गांव में छोड़ आए थे जहां पर किया एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दो बार तारा के कहने पर श्रीमती कपूर ने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि किया वहाँ किस तरह की जिंदगी की रही है, कहीं वह सुख से तो नहीं है, क्योंकि तारा नहीं चाहती थी कि या कहीं भी खुश रहे। पर उन्हें पता चला कि किया खेतों में काम करती है और एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती है। वहाँ पर वह रोज नहीं जाती है जिससे उसके अच्छे नंबर भी नहीं आते हैं। वह पढ़ाई में काफी कमजोर है। ये सब सुनकर तो इन दोनों माँ बेटी को बड़ी खुशी होती है और तब से लेकर इन दोनों माँ बेटी ने किया के बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश ही नहीं की। अब जब किया को अपने सामने देख रही थी तो उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि वह खूबसूरत सी लड़की खेतों में काम कर करके ऐसी सांवली हो गई होगी और जिस तरह से उसका पहनावा है से तो फैशन सेंस के बारे में कुछ आता ही नहीं होगा। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि फैशन होता क्या है। अब सुकर मिसेस कपूर तो मन ही मन खुश हुए जा रही थी कि अब उनकी बेटी के बराबरी करने वाला कोई नहीं रह गया। अब जो भी है वह उनकी बेटी तारा ही है। उनके कलेजे को एक अजीब सी ठंडक मिल रही थी। तभी किया करती है कि नमस्ते मिसेस कपूर। सुनकर तो एक बार तारा की माँ को बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि किया कभी उन्हें मिसेस कपूर नहीं कहती थी। हमेशा से ही उसे अपनी माँ का कर ही बुलाया करती थी। आज किया के मुंह से मैसेज कपूर सुनकर उन्हें काफी अजीब सा लगता है। फिर भी वह सोचती है कि चलो अच्छा है, अगर यह मुझे मिसेस कपूर का कर बुलाएंगी तो बाहर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं इसकी कभी मन भी थी। देसी गवार लड़की को बाहर ले जाने में तो मुझे काफी इंसल्टीफुल होगी और कहीं किसी के सामने इसे मुझे माँ कह दिया तो मेरी तो इंसल्टी ही हो जाएगी। यही सब सोते हुए वह किया से कुछ नहीं रहती हैं और हाँ मैं अपना सर हिला देती हैं।
तभी वह किया से कहती है कि तुम्हारा सामान तो कहीं नहीं दिख रहा है, क्या तुम यहाँ से तुरंत ही लौट जाओगी गांव के लिए। किया उन्हें बताती है कि नहीं, वहाँ अब यही रहने के लिए आई है। जिसे सुनकर तो मिसेस कपूर को काफी बुरा लगता है। वह नहीं चाहती थी कि तारा के साथ किया यहाँ रहे, वह अपनी बेटी को अकेले ही यहाँ की मालकिन बनाना चाहती थी। रहा था कि किया अगर यहाँ रहेगी तो उसके जायदाद के 2 हिस्से हो जाएंगे, जो ऐसा कभी नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी पूरी की पूरी जायदाद दादाजी के नाम पर थी। और ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि दादाजी किया को हिस्से में कुछ न दे। लेकिन तभी उनकी सोच पर पानी फेरते हुए किया रहती है कि मैं आपके घर पर नहीं रहने वाली हूँ, मैंने अपने लिए कल अपने कॉलेज के बगल ही एक छोटा सा अपार्टमेंट देख लिया है, मैं वहीं पर रहूंगी। उसकी बातों को सुनकर मिसेस कपूर का दिल तो खुश हो जाता है, यानी किया उनके साथ नहीं रहेगी, अब वह चैन से यहाँ रह सकती है। किया के रहने पर उन्हें चैन कहाँ मिलता। वह किया से कुछ नहीं रहती है, बस इतना ही रहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी हो करो। मन मार कर कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम हमसे मदद ले सकती हो। फिलहाल उनका ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था, पर सामने दादाजी के खड़े रहने पर अब उन्हें थोड़ा सा दिखावा तो करना था। उनकी बातों पर किया कुछ नहीं रहती और दादाजी से इजाजत लेकर वह वहां से जाने के लिए बाहर की ओर बढ़ जाती है। जाते वक्त वह दादरी से कहती है कि वह फोन पर उनसे बातें कर लेगी, उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी भी बस उसकी हाबतों पर हाँ कह देते हैं और उसे जाते हुए एक तक देखते रहते हैं। किया के जाने के बाद दादाजी चुपचाप अपने कमरे की ओर चले जाते हैं और वही मिसेस कपूर तो खुश हो जाती है कि वह भी और चली गई, किया यहाँ नहीं रहेगी। इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। बेवकूफ औरत को कौन समझाए कि अगर किया यहाँ रहती तो वह उन्हें परेशान नहीं कर पाती, लेकिन जब आप किया उनके साथ नहीं रहेगी तो उन्हें खून के आंसू रुलाएगी और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ यह कौन कर रहा है। किया वहां से निकालकर सीधे अपने ऑफिस में की तरफ बढ़ जाती है। ऑफिस जाने से पहले वह अपने लुक को पूरी तरह से चेंज कर लेती है। अब किया बिल्कुल अपने माफिया क्वीन वाले अवतार में आ जाती है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, किया अपने ऑफिस पहुंचेगी तो वहां के लोगों का कैसा रिएक्शन होगा, किया अपने ऑफिस को कैसे मैनेज करेगी, ऑफिस से निकलने के बाद किया कहां जाएगी, यह जानने के लिए हमारी स्टोरी में बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 20, किया का ऑफिस में एंट्री। अभी तक आपने सुना कि किया अपने दादाजी से मिलने जाती है और अपने दादाजी की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी हो जाती है। वहां पर वह बहन तारा और अपनी माँ से मिलती है, जिसे देखकर ही वह जान जाती है कि उनके मन में उसके लिए कितनी नफरत भरी हुई है। वहां से निकलने के बाद किया सीधा अपने ऑफिस आती है। अब आगे सड़क पर काफी तेजी से कई सारे कारों की लंबी कतारें चल रही थी। वह काफी तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। तभी वह सारी कारें एक 40 मंजिला इमारत के सामने आकर रुक जाती हैं। उन सभी कारों से ढेर सारे बॉडीगार्ड ब्लैक ड्रेस पहने हुए बाहर निकलने लगते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर अपने बीच वाले कार का दरवाजा खोलना है। बाहर इमली की भीड़ लगी हुई थी। सभी अपने हाथों में फूल के बुके लिए हुए अपने आने वाले नए सीईओ का इंतजार कर रहे थे। सभी की नजरें उसे बीच वाली गाड़ी पर टिकी हुई थी। वह देखना चाहते थे कि आखिर में उनका नया सीईओ कौन है, वह लड़की है या लड़का है, वह अधेड़ उम्र का है या कम उम्र का है, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके कंपनी का ओनर काफी ज्यादा अमीर है और उसकी इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारी कंपनी है। उन सभी कंपनियों की अपेक्षा तो इंडिया में उसकी नाम मात्र की कुछ ही कंपनियां थी, बाकी सभी कंपनियां तो उसकी विदेश में थी। सभी के मन में अलग अलग तरह के विचार थे। कोई कुछ सोच रहा था तो कोई कुछ सोच रहा था, लेकिन सभी की नजरें उसे बीच वाली गाड़ी पर टिकी हुई थी। वह देखना चाहते थे कि वहां से निकलने वाला शख्स कैसा है। तभी गार्डन जाकर दरवाजा खोलना है और दरवाजा के खुलते ही 2 हाई हील्स बाहर की ओर दिखाई देते हैं। अभी सबकी नजरें वही घड़ी हुई थी।
तभी एक खूबसूरत सा प्यारा सा हाथ बाहर खिड़की पर रख आता है, जिसे देखकर सभी के मन में ये ख्याल आता है कि यह जरूर कोई लड़की है। फिर कर से अब एक बिग पर्सनैलिटी उन्हें निकलती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह शख्स कर से बाहर निकलता है, चारों तरफ उसका ठंड ऑरा फैल जाता है। सभी को अपने चारों तरफ ठंडक महसूस होती है। वह अपने सामने देखते हैं कि कोई लड़की जो कि सर से पांव तक ब्लैक कलर के कपड़े में पूरी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है। चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिससे उसका चेहरा कोई नहीं देख सकता था, पर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह कोई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत महिला है। यह कोई और नहीं, यह अपनी हीरोइन किया है, जो आज अपने ऑफिस आई हुई है। सभी उसका वेलकम करते हैं। किया के गार्ड आगे बढ़कर किया को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। किया सबको अंदर जाने के लिए हाथों से इशारा करती है और बिना कुछ बोले वहां से अपने पर्सनल लिफ्ट की ओर चली जाती है। किया के साथ साथ ही किया का मैनेजर राहुल लगता है। वाक्य को लेकर सीधे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ किया के लिए ही ऑफिस तैयार किया गया था। जैसे ही किया लिफ्ट से निकाल कर आगे बढ़ती है, तो देखी है कि दोनों तरफ लंबे गैलरी है। गैलरी में काफी खूबसूरत से सजावट की गई थी। काफी महंगी एंटीक पीस वहां रखी गई थी। बाहर की साइड में ढेर सारे फूलों के गमले रखे हुए थे, जिससे फूलों की खुशबू उसे पूरे फ्लोर पर फैल रही थी। सामने से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। यह फ्लोर किया को देखने में काफी अच्छा लगा। इसे काफी अच्छे से किया के लिए मेंटेन किया गया था। उसके सामने एक केबिन बना हुआ है, जो उसके पर्सनल सेक्रेटरी का है। फिर वह आगे बढ़ जाती है। वहां देखते हैं कि एक बड़ी सी केबिन है, जो उसके खुद के लिए बनाया गया है। बॉर्डर पर नाम लिखा हुआ है। वह केबिन खोलकर अंदर जाती है तो पूरे केबिन पर एक नजर डालते हैं। पूरा केबिन बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। सामने ही दीवार पर एक बहुत प्यारी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उसे पेंटिंग में माँ अपने बच्चों को प्यार से अपनी गोद में सुला रही थी, जिसे देखकर किया का दिल भर जाता है। अपनी नजरें घूमकर देखती है तो उसके रूम को काफी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। रूम में बहुत ही महंगी एंटीक शोपीस रखी हुई थी। किया ने पहले से ही कहकर अपने मन मुताबिक अपना रूम तैयार करवाया था। उसे यहाँ रहने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। रूम के अंदर ही अटैच एक सीक्रेट रूम भी था, जहाँ पर किया अपने पर्सनल काम कर सकती थी। अब किया जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठ जाती है और राहुल की तरफ देखकर कहती है कि पिछले 5 सालों के सारे रिकॉर्ड मुझे चाहिए, उन्हें चेक करना चाहती हूँ। राहुल हाँ में कर हिला देता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है। वह उसे बताता है कि इसमें सारी फाइलें हैं, जिसे वह चेक कर सकती है। किया वह पेन ड्राइव लेकर अपने लैपटॉप से अटैच कर देती है। उसके बाद वह राहुल को वहां से जाने के लिए कहती है। राहुल भी चुपचाप वहां से निकल जाता है। किया अब काफी गंभीर होकर सारे रिकॉर्ड्स चेक करने लगती है। आखिर में उसे भी जानता था कि इस 5 सालों में इस कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या थी। अब आगे किया क्या करने वाली है। ऑफिस से निकलने के बाद किया की मुलाकात रेहान के दादाजी से कैसे होती है, और वह कौन लोग थे जिन्होंने रेहान के दादाजी पर हमला किया, ये सब जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। दोस्त लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। और दोस्तों, आपको स्टोरी के बारे में अपनी कुछ राय देनी हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा। और हमारी स्टोरी को पसंद करने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।